देश की मोदी कैबिनेट में बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। साथ ही समिति ने यह भी सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर ही स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समय अवधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। दरअसल वर्तमान में राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में हर साल चुनाव का प्रबंधन करने में खर्च ज्यादा होते हैं और विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। इन्हीं सब मुद्दों पर विचार करके केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की तैयारी की है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इनमें से 32 ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था, जबकि 15 पार्टियां इसके विरोध में थीं। वहीं 15 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था। केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी बड़ी पार्टियां हैं। जेडीयू और एलजेपी तो एक देश एक चुनाव के लिए राजी हैं, जबकि टीडीपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और बसपा समेत 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया था। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस फैसले का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से स्वागत करते हैं। इससे उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी और चुनाव के अतिरिक्त खर्च पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा बीजेपी के कई नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता से वादा किया था कि हम मितव्ययिता और देश के प्रगति को तेजी लाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन शीघ्र ही लागू करेंगे, आज केंद्रीय कैबिनेट ने पास कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से हम हृदय से स्वागत करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। इससे देश और प्रदेश के विकास को भी गति मिलेगी और चुनाव में जो खर्चे होते थे उन पर भी रोक लग सकेगी। एक देश एक चुनाव, ये देश की आवश्यकता है। देश में हर समय जो किसी न किसी समय कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, उससे न केवल खर्च बढ़ता है बल्कि मतदाताओं में भी उदासीनता आती है। विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगती है तो विकास के कार्यों को रोकना पड़ता है। राजनीतिक दलों की भी ऊर्जा व्यय होती है। ये ऊर्जा लोगों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लगाई जा सकती है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी यही कहती है और इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक आयोग बना था, उसने भी अपनी रिपोर्ट इसी संदर्भ में दी है। सभी राजनीतिक दलों में, अधिकांश राजनीतिक दलों का मत भी इसके पक्ष में है, लेकिन जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो तथ्यात्मक आधार उनका नहीं है। वो केवल भाजपा ने निर्णय किया है इसलिए इसका विरोध करने का काम कर रहे हैं, जबकि ये भारत के हित में है। ये भाजपा के हित का मसला नहीं, ये भारत के हित का मसला है। वहीं विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध जताते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार वोटर्स के अधिकार छीनने का काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव में समय का अंतराल होना जरूरी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि हम सरकार से पूछेंगे, ग्राम प्रधान के इलेक्शन से लेकर प्रधानमंत्री तक के इलेक्शन क्या एक साथ आप करा पाएंगे? नगर निगम चुनाव के साथ आप लोकल बॉडीज, विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव करा सकते हैं। हम सब सकारात्मक रूप से बात करेंगे और क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इस्तीफा देगी और इस्तीफा देकर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। हम लोग भी ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल पास कर रही है। 10 सालों से वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से दोषी और जिम्मेदार है। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव हों। भारतीय जनता पार्टी की जो संविधान बदलने की सोच थी, बार बार वो मंशा निकलकर सामने आती है कि उनकी अभी भी संविधान बदलने की जो भावना थी वो बदली नहीं। पहले 400 सीटों का नारा लाकर संविधान बदलने की बात कर रहे थे, अब लोगों के अधिकारों को समाप्त करके संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। संविधान की जो आत्मा है, इस देश के लोगों को जो अधिकार संविधान के अंदर प्रदत्त है, मिले हैं, वोटिंग राइट, उसे समाप्त करना चाहते हैं। उसके साथ में जो राज्य के अधिकार
जो राज्य और केंद्र के अधिकारों के बीच में संतुलन है, जो संविधान में व्यवस्था है, उसे समाप्त करना चाहते हैं। और इस देश में चुनाव तो हमेशा 5 साल पर होते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है? मध्यावधि चुनाव कहीं पर होते हैं। विधानसभा अगर बीच में कार्यकाल बिना पूरा किए भंग होती है तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे? क्या लोगों के जो जनादेश है उसको नहीं लिया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी की असंवैधानिक, संविधान विरोधी सोच है। और इस बिल को लाने से पहले क्या नीतीश कुमार जी चंद्रबाबू नायडू जी से पूछा है, या ये कानून भी उसी तरीके से वापस होंगे जैसे 3 काले कानून वापस हुए थे जो किसानों पर थोपे गए थे, और तमाम कानून वापस हुए? जब सरकार के पास कोई शिगुफा नहीं होता तो एक अलग किस्म का शिगुफा छेड़ देती। आज वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा लेकर के आई है। जो सरकार 4 विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं करा सकती है, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। बिल आने दीजिए, हम सकारात्मक चर्चा करेंगे। हम सरकार से पूछेंगे कि ग्राम प्रधान के इलेक्शन से लेकर के और प्रधानमंत्री तक के इलेक्शन क्या एक साथ आप करा सकते हैं? नगर निगम के चुनाव आप, लोकल बॉडीज के चुनाव आप, विधानसभा के, लोकसभा के एक साथ कराइए। सकारात्मक रूप से हम बात करेंगे। और क्या श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस्तीफा देगी और इस्तीफा दे करके पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सारी राज्य सरकारें इस्तीफा देंगी तो एक साथ चुनाव हो जाए? सरकार को आना चाहिए, इन सारे मसौदों पर बात करनी चाहिए। और सकारात्मक रुख विपक्ष का है, लेकिन मसौदा तो सामने आए। वहीं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार और कर्तव्य अलग अलग हैं। संसद की अलग भूमिका है और विधानसभा की अलग भूमिका। उन्होंने कहा कि यहाँ राजशाही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक बार चुनाव एक साथ हो सकता है, लेकिन भविष्य में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। कैबिनेट से मंजूरी किसी विषय पर भी लिया जा सकता है, ये सरकार का अपना राइट है। लेकिन सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अलग अलग चलती हैं, और यहां तक कि केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार होती है, प्रदेश में किसी और पार्टी की सरकार होती है। आज आप एक साथ चुनाव करा सकते हैं। पहले भी एक साथ चुनाव हुआ था 1952 में, असेंबली पार्लियामेंट दोनों साथ साथ हुए थे। लेकिन परिस्थितियों बस केंद्र सरकार कब डिसॉल्व होना है ये केंद्र सरकार तय करती है। प्रदेश की असेंबली कब डिसॉल्व होनी है ये प्रदेश सरकार तय करती है। यदि परिस्थितियों बस कोई प्रदेश की सरकार असेंबली को डिसॉल्व करती है, केंद्र सरकार उसको रोक कैसे सकती है? और अगर केंद्र सरकार समय से पहले पार्लियामेंट को डिसॉल्व करती है तो उसमें प्रदेश सरकारें कैसे उसको रोक सकती हैं? इसलिए लोकतंत्र में केंद्र सरकार के अपने अधिकार और कर्तव्य हैं, प्रदेश सरकारों के अपने अधिकार और कर्तव्य हैं। असेंबली की भूमिका अलग होती है, पार्लियामेंट की भूमिका अलग होती है। दोनों के भंग करने का निर्णय लेने का अधिकार अलग अलग है। अगर पार्लियामेंट केंद्र भंग करती है तो असेंबली प्रदेश की सरकारें भंग करती हैं। इसलिए ये व्यतिक्रम आगे भी आएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक साथ चुनाव करना संभव नहीं है। बताते चले कि एक देश एक चुनाव के लिए सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा। चूंकि ये बिल संविधान संशोधन करेंगे, इसके लिए तभी पास होंगे जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। यानी लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी है। यानी 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना पड़ेगा। इसके बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद ये बिल कानूनी बन सकेंगे।